स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंबिकापुर बोटनिस्ट में। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, द सेल साइकिल। इसके अंतर्गत हम सेल साइकिल का मैकेनिज़्म, उसके रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स और माइटोटिक स्टेजेस जो कि सेल साइकिल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के सेल डिवीज़न के, तो उसको हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। तो सेल साइकिल एक चक्र है जिसमें कि किसी भी कोशिका के बनने से उसके सेल डिवीज़न और उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें जो मेजर फेसेस आपको देखने को मिलते हैं सेल साइकिल में, वो पहला होता है इंटरफेस। 95% जो पूरे चक्र का स्टेज है वह इसी इंटरफेस के दौरान ही आता है, और इसी में हम गैप 1 G1 सिंथेसिस S और गैप 2 G2 फेस, जो इसके सब फेसेस हैं वो हम इसी के अंतर्गत देखते हैं। इस इंटरफेस के दौरान सेल के अंदर कई मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। इसी दौरान जो न्यूक्लियस के भीतर जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन करता है और सेल डिवीज़न के लिए सेल तैयार होती है। इसके बाद इसमें एम फेस होता है। एम फेस को हम माइटोटिक फेस भी कहते हैं। पूरे सेल साइकिल का 5% भाग एम फेस का होता है। इसमें माइटोसिस सेल डिवीज़न की घटना देखने को मिलती है। इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीज़न या साइटोकाइनेसिस की घटना भी देखने को मिलती है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है वो डिवीज़न करता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन 2 पुत्री कोशिकाओं या डॉटर न्यूक्लियाई जो कि डॉटर सेल्स में उपस्थित होते हैं, उनके अंदर उनका विभाजन भी देखने को मिलता है। जो सेल साइकिल है वह अगर एक पाई डायग्राम के थ्रू इसको हम दिखाना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं इंटरफेस वाला जो फेस है वो ग्रीन कलर से डिपिक्ट किया गया है। ब्लू कलर का जो पार्ट है वो साइटोकाइनेसिस का है, यानी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 कोशिकाओं के बीच। वहीं माइटोसिस की घटना लाइट ग्रीन कलर के पोर्शन में आप देख सकते हैं, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसे उसके स्टेजेस भी इंक्लूडेड होते हैं। इसमें G1 फेस यानी कि फर्स्ट गैप में एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस की घटना देखने को मिलती है। इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकाओं का भी डुप्लीकेशन यानी कि उनकी भी वृद्धि देखने को मिलती है। इसमें आप जो सेलुलर ग्रोथ है यानी कि सेल के का जो डेवलपमेंट है उसे पहले की घटना देखते हैं, जिसमें कि डीएनए सिंथेसिस भी एक पार्ट होता है। इसमें डीएनए, नए डीएनए का बनना इसी के अंदर इंक्लूड होता है। एस फेस या सिंथेसिस फेस में जो डीएनए है उसमें रेप्लिकेशन की घटना देखने को मिलती है, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव तरीके से डीएनए डुप्लीकेट होकर के अपनी कॉपी बनाता है और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर के इस तरीके से अनवाइंड होकर के रेप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं। G2 फेस या सेकेंड गैप में सेल ग्रोथ तेज़ी से होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स का भी बनना इसी दौरान देखा गया है, और इसके बाद एंजाइम्स इत्यादि के मदद से माइटोसिस कंप्लीट होता है। G0 फेस यानी कि रेस्टिंग फेस, जो कि आपके स्पाई चार्ट में आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, वह काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जो कि जिसमें कि जो कोशिका है वह नॉन डिवाइडिंग फेस में होती है। वहाँ कोई भी सेल डिवीज़न नहीं होता है और ना ही सेल जो है उस समय डेवलपमेंट करके कुछ और सिंथेसाइज भी नहीं कर रहा होता है। इसके जो की रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स होते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। यह जो टॉपिक है ये सेल साइकिल के अंतर्गत और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
सबसे पहले G1 जो है रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहलाता है। G1 में सेल की साइज़ का वैल्यूएशन किया जाता है कि सेल पर्याप्त वृद्धि कर चुका है या नहीं, उसमें न्यूट्रिएंट कितनी अवेलेबल है, ग्रोथ के फैक्टर्स कितने अवेलेबल हैं और डीएनए क्या रेडी है रेप्लिकेट करने के लिए। इन सभी चीज़ों का यहाँ पर इवैल्यूएशन या फिर नियंत्रण किया जाता है और देखने और सारी चीज़ चेक हो जाने के बाद ही अगले फेज़ के लिए जो सेल साइकिल है वो आगे बढ़ती है। G2 या M फेज़ चेक पॉइंट में जो पहले से चेक्ड डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होता है और यह रेप्लिकेशन बिना किसी त्रुटि के हो, इसके लिए कई सारे एंजाइम्स की मदद ली जाती है और कई रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार डीएनए लगातार ना बन के खंडों में बनता है और यह खंड बाद में जा कर के एक पूरे डीएनए को निर्मित करते हैं, जब ये विशेष एंजाइम्स के द्वारा की एक्टिविटीज़ के द्वारा जोड़कर एक पूरा डीएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं। फिर इसमें अगला चेक पॉइंट होता है स्पिंडल चेक पॉइंट M। इसमें जो काइनेटोकोर्स जो होते हैं माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स से जुड़ते हैं और इसी दौरान यह जो स्पिंडल्स हैं केवल उन्हीं क्रोमोसोम्स को अपनी ओर खींचते हैं जो कि मेटाफेज के दौरान इनसे प्रॉपरली बाइंड हो पाते हैं और एनाफेज की ओर यह पूरा जो स्टेज है वो आगे बढ़ जाता है। माइटोसिस या M फेज के स्टेजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के नाम से 4 जो सब स्टेजेस हैं वो इसमें आते हैं। प्रोफेज और मेटाफेज में जो सेल डिवीज़न है उसका ये शुरुआती स्टेज होता है। यहाँ पर धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका होता है और क्रोमोसोम डिस्टिंक्टिवली अलग से दिखाई पड़ते हैं। इसमें क्रोमोसोम कंडेंस होकर के घने हो जाते हैं और सेंट्रोमियर जो है पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इसमें स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के स्ट्रैंड्स के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज जो अगली जो स्टेज है उसमें क्रोमोसोम सेंटर इक्वेटर वाले एरिया में लाइन अप हो जाते हैं और इस फिगर के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। इसमें इक्वेटर की तरफ से जो क्रोमोसोम्स हैं अरेंजमेंट होने के बाद स्पिंडल फाइबर्स उन्हें ऑपोजिट पोल की तरफ खींचने लगते हैं और इसमें उनकी मदद माइक्रोट्यूब्यूल्स करते हैं। एनाफेज और टीलोफेज में कुछ इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वह कोहेसिन प्रोटीन के क्लीवेज से सेपरेज नाम के एंजाइम की मदद से एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। इसके पश्चात पोल्स की तरफ पहुंच जाने पर टीलोफेज में इन क्रोमोसोम के भीतर आपस में एक दूसरे के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप जो है डेवलप होने लगता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है और न्यूक्लियोलस एक बार फिर से रीअपीयर होना भी शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट सेल में थोड़ा अलग होता है। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें एक्टिन मायोसिन क्लीवेज फ्यूरो के थ्रू यह घटना देखने को मिलती है। इसमें इक्वेटोरियल मेम्ब्रेन में यह क्लीवेज फ्यूरो बनता है जहाँ पर सेल अंदर की तरफ दबने लगता है और जो डॉटर सेल्स हैं वो इस प्रकार से
पूरा जो मदर सेल है उसके बीच से पिचक जाने के कारण डेवलप होते हैं, जबकि प्लांट सेल की साइटोकाइनेसिस में गोल्जी बॉडीज़ और इस वेसिकल्स जो होते हैं वह सेल प्लेट का निर्माण करते हैं, जो कि प्लांट सेल में आपको दिखाई पड़ता है, और इन सेल प्लेट्स की सहायता से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। जो सेल साइकिल है वह टेम्पोरल काइनेटिक्स शो करता है। इसमें पूरे सेल साइकिल को कंप्लीट होने में, एक ह्यूमन सेल के सेल साइकिल को कंप्लीट होने में अगर हम देखें तो 24 आवर्स का टाइम लगता है, जिसमें G1 फेस 11 घंटे के लिए, S फेस 8 घंटे के लिए, G2 फेस 4 घंटे के लिए और M फेस लगभग 1 घंटे के लिए हो सकता है। माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन अगर हम देखें तो माइटोसिस सोमैटिक या बॉडी सेल के टाइप्स वाले सेल में होता है, जबकि मियोसिस जर्म सेल या गैमेट फॉर्मेशन वाले सेल्स में देखा जाता है। माइटोसिस से डॉटर सेल्स की संख्या 2 होती है जो कि बनती है, और जेनेटिकली ये एक दूसरे से सिमिलर या आइडेंटिकल होते हैं। मियोसिस के द्वारा 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है और यह जेनेटिकली एक दूसरे से और अपने पेरेंट सेल से भी अलग होते हैं और अपने आप में यूनिक होते हैं। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम काउंट है वो डायप्लॉइड से डायप्लॉइड 2n ही बनता है, जबकि मियोसिस से जो क्रोमोसोम काउंट है वो डायप्लॉइड से हैप्लॉइड 2n से n बनता है। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर की घटना नहीं देखने को मिलती है, जबकि मियोसिस में आपको क्रॉसिंग ओवर की घटना प्रोफेस 1 में देखने को मिलती है। लास्ट में यह जो पूरा टॉपिक है उसे मैं वाइंड अप करती हूँ और कमेंट सेक्शन ओपन करती हूँ आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज़ के लिए। आप सभी को एक चीज़ का ज़रूर ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे आप लोग कि आप लोग को मैं नोट्स जो है प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। नोट्स आप लोगों को स्वयं से बनाना है, क्योंकि आंसर राइटिंग की टेक्निक मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में बताई है। आप लोगों को उसी हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करके चलने हैं, क्योंकि इस बार का आपका DSC का जो टॉपिक है वह पूरा एक जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स के ऊपर पूरा आपका पेपर है। तो ये काफ़ी एक टेक्निकल पेपर है जिसको आपको बहुत ही समझ करके पढ़ना है। इसके एग्जाम्पल्स में बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको नहीं बता सकती, सारी चीज़ें बहुत ही टेक्निकल हैं और इसलिए आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखा करिए और ज़रूर देखा करिए। बिना देखे आप लोगों को नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं और चूँकि हमारे 2 यूनिट्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, व्हेनेवर हम ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ते हैं तो आपकी क्लास टेस्ट लिए जाएंगे कि आपने कितना कवर किया है। और अगर आप इस तरीके से वीडियोस को स्किप करते हैं या नहीं देखते हैं तो टेस्ट और एग्ज़ाम्स के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए आप स्वयं ही समझदार हैं। सो प्लीज़ आप वीडियोस को ज़रूर ध्यान से देखा करिए। जहाँ पर नहीं समझ में आता वहाँ कमेंट ज़रूर करें, और चाहें तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि जो फैक्ट मैं शॉर्ट करके, क्योंकि PPT में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारी चीज़ें मैं आपको एसे की तरह लिख करके दूँ, तो आप उन जो छोटे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को एक्सपेंड करके नोट्स बना सकते हैं और अपनी कॉपी नोटबुक में लिख सकते हैं। एग्ज़ाम के लिहाज से पर्याप्त चीज़ें, मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको PPT में प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन उसके जो नोट्स बनाना है वो आपको ही करना होगा। और राइटिंग स्किल आपकी तभी इम्प्रूव होगी जब आप स्वयं से नोट्स बनाएंगे। अदरवाइज़ रेडी टू ईट वाला जो तरीका है दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर ओन। ठीक है, तो आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए
और जहाँ भी नहीं समझ में आता है वहाँ दोबारा रिवाइंड करके देखिए। और इससे जो साइटोजेनेटिक्स का जो पेपर है आपका डीएससी का, उसको मैंने हर एक चैप्टर को जो जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, जहाँ तक मैं जानती हूँ वहाँ तक मैंने पूरा ही वीडियोस बना करके आपके लिए भेजा है। तो आप सभी उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच पेशेंसफुली सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को, और अपने साथियों को भी इसको प्रेस्क्राइब करिए कि वो अभी देखें और अपने टेस्ट और एग्ज़ाम्स को अच्छे से तैयार कर सकें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए